इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का सारा सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मैरी सेलेस्ट की वो कहानी जिसने 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1861 में, जब कनाडा में इस शिप को तैयार किया गया था और इसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफर में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी, इसी वजह से ये हादसों के लिए बहुत फेमस थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये अब तक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं बनी थी। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। 7 नवंबर 1872 मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क से कार्गो लेकर अटलांटिक ओशन को पार करते हुए इटली के शहर जेनोआ तक जाना था, जिसमें 1700 बैरल्स एथेनॉल के थे, जो पिए जाने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज होने वाला अल्कोहल था। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साल की बच्ची के अलावा 7 क्रू मेंबर्स भी थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और उस जमाने में इतना लंबा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। उस जमाने में ना ही कोई GPS होता था और ना ही कोई एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिससे कैप्टन के साथ कांटेक्ट में रहा जा सके। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। दूसरी तरफ जेनोआ पोर्ट पर मैरी सेलेस्ट का इंतजार अब बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतने समय के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप भी अब जेनोआ पोर्ट पर पहुँचना शुरू हो गई थी। अब समस्या बढ़ती जा रही थी कि मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी अब तक मंजिल तक क्यों नहीं पहुँची। मैरी सेलेस्ट के सफर के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर अटलांटिक ओशन से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। ये दी ग्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को अजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप समंदर में एक ही जगह रुकी हुई है। समंदर के इस हिस्से में कैप्टन को ये देखकर शक हुआ और उन्होंने दूर से ही शिप को कई सिग्नल भेजे, लेकिन जब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के दोस्त की ही मैरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में अकेली और सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। दी ग्राटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को जब मैरी सेलेस्ट पर भेजा तो वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से जो शिप 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग समंदर के बीचों बीच आखिर कहाँ गायब हो गए। यही सवाल दी ग्राटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शिप पर शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का मुआयना किया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े भी बिल्कुल अनटच हालत में थे। यहाँ तक कि वो जो कार्गो लेकर जेनोआ पोर्ट तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था और क्रू के राशन से लेकर शिप की हर एक चीज अपनी सही हालत में मौजूद थी। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से ये लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक कैप्टन पहले अपने पास रखते थे, जिस पर ये शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखते थे। उस लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी। मतलब कि जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि ये शिप 10 दिनों से वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी हुई थी। दी ग्राटिया के कैप्टन ये सब देख तो रहे थे, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था।
इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले हिस्से पर पड़ी, पर वहाँ उनको लाइफ बोट नहीं दिखाई दी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर उस शिप पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे सब अपनी जान बचाकर लाइफ बोट के जरिए भागे होंगे। कैप्टन के कैबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट भी मिसिंग थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी मिली थी, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ था, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहाँ मौजूद ही नहीं होती। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का कैबिन हर तरफ से गीला था और कहीं जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था कि इस साइज की शिप को कोई नुकसान पहुंचा सके। इंटरनेशनल सैवेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसे शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डी ग्राटिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने तब तक शिप को अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग्स पूरी नहीं हो गई। कोर्ट ने खुद भी मैरी सेलेस्ट की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है, तो कुछ ने कहा कि समंदर में इन्हें किसी राक्षस ने निगल लिया होगा। एक बार तो ये एक हादसे में एक दूसरी शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद वो शिप डूब गए। फिर मैरी सेलेस्ट को रिपेयर के लिए पोर्ट पर जब लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद आग लग गई, और एक दफा तो सफर से पहले ही कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब माना जाने लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट पर भूतों और आत्माओं का साया है, और तब से लेकर मैरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। उस दिन असल में हुआ क्या था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ थियरीज है जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि डी ग्राटिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज लॉ का रिवॉर्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। पर सोचने की बात तो ये है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मिलते। अब या तो डी ग्राटिया के कैप्टन ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स पर ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में बैठकर यहाँ से भाग गए हों। लेकिन जहाँ ये बैरल्स मौजूद थे वहाँ पर ब्लास्ट होने का या आग लगने का कोई निशान नहीं था। तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान के लपेटे में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को अबैंडन कर दिया होगा और तूफान की वजह से लाइफ बोट पर बैठे क्रू मेंबर भी डूब गए हो। ये थ्योरी काफी हद तक सही लगती है, मगर ये भी बस सिर्फ एक थ्योरी ही थी। थियरीज तो बहुत है, लेकिन कोई भी थियरीज अब तक प्रूफ के साथ साबित नहीं हो सकी हैं। 150 सालों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मैरी सेलेस्ट के साथ आखिर क्या हुआ था? आखिर किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा था और फिर वो सब कहाँ गायब हो गए? ये राज भी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही चला गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के साथ।